प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिपरेशन अड्डा एकेडमी के अंदर। तो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसका लेक्चर नंबर 10 है। इससे पहले 9 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, तो सबको देखो और इस चैप्टर के अंदर आग लगा दो, फाड़ कर रख दो भाई, सब कुछ कर लो आप कंप्लीट। ये चैप्टर मैग्नेट के अंदर अगर देखा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को जिसने कर लिया, आप ऐसा माने कि पूरा का पूरा मैग्नेट यहाँ से पूछा जाएगा। इतना माने कि यहां से ही पूछा जाएगा। जो इससे अगला चैप्टर है मैग्नेटिज्म, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, अर्थ के जो मैग्नेटिक फील्ड है, बस वहां से क्वेश्चन बनता है। बाकी सारा का सारा जो पोर्शन कंप्लीट होता है वो भाई यहां से कंप्लीट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। बाकी जो अगला चैप्टर है उसमें कॉम्पोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, वो आप देख लेना, वो बहुत ईजी है और एकदम समझ में आने वाला भी है। और वहां से बस वही आता, वरना सारा का सारा पोर्शन यहां से आता। ठीक है, तो इसको बिल्कुल हल्के में ना लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर नंबर 10 के अंदर जो हम टॉपिक्स डिस्कशन करेंगे वो करेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर तो उसमें फोर्स कैसे लगेगी, इसके बारे में जानेंगे। जानने के साथ साथ फिर हम उसका एक्सप्रेशन भी निकालेंगे कि जो फोर्स लग रही है उसकी वैल्यू एक्चुअल में है कितनी। तो दोनों ही चीज़ें देखनी है। ठीक है भाई, चलो देखते हैं। पहला टॉपिक है करंट कैरिंग कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स। तो मैं इसका डायग्राम ले लेता हूं, मेरे पास डायग्राम है। और ये डायग्राम जो है वो रहा ये कुछ इस तरह से। देखा भाई, जरा इस डायग्राम को देखने की कोशिश करना, क्योंकि ये ही था आपका एक्सपेरिमेंट। यही एक्सपेरिमेंट था, इससे ही पता चला कि किस तरह से फोर्स उस पर एक्ट कर रही है। एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया। एक बात और बता दूं, ये एक्सपेरिमेंट या फिर इस टॉपिक के बारे में पढ़ना बस ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो डायरेक्ट नहीं पूछेगा, लेकिन इसके ऊपर जो आगे थ्योरीज बनने वाली हैं, डेरिवेशन बनने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स बनने वाले हैं, वो बहुत खास है। ये खुद नहीं पूछा जाएगा, ये गारंटीड है मेरी कि ये खुद नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं वो पूछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक्चुअल में होता क्या है, आपको ना नॉलेज हो जाती है कि क्या डायरेक्शन है फोर्स की, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर को, करंट कैसे जा रही है। तो उससे आपको नॉलेज हो जाती है। आपको ना, आप कहते हो बेसिक नॉलेज हो जाती है चीज़ों के बारे में। जब बेसिक नॉलेज हो जाए तो जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपको तब प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये चीज़ यहाँ कैसे आ रही है, कैसा आ रही है। तो वो सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी यहीं पर। तो इसलिए ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप बिल्कुल फ्री माइंड से समझें। जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, इस पर फोकस कर लो। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखें। बस इसको देखने के बाद, एनालाइज करने के बाद जज करें कि यार अच्छा फोर्स किस तरह से लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसको आप क्लियर कर लें। तो इस एक्सपेरिमेंट में देखा क्या गया, देखा ये गया। इस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से पहले मैं बता देता हूं। होता ये है कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो होता ये है जब मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया और उसके अंदर से करंट पास करा दी, तो करंट पास जैसे ही कराते हैं वैसे ही उस कंडक्टर पर एक फोर्स लगना शुरू हो जाता। अब ये भी हम जानेंगे कि फोर्स क्यों लगा। तो फोर्स लगना शुरू हो जाता। अब वो फोर्स के डायरेक्शन हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, फिर राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग हम उस फोर्स के डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। सीधी सी बात है। ठीक है, हम ये भी जानेंगे कि वो फोर्स ही क्यों लग रहा है, फोर्स क्यों लग रहा है, इसका रीजन भी जानेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि फोर्स किस तरह से लगेगा। अगर वायर के अंदर करंट के डायरेक्शन को उल्टा कर दें तो फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इस चीज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आपके पास एक मैग्नेट है, हॉर्स शू शेप की ये मैग्नेट है। जैसे कि आपको देखा घोड़े का, जो घोड़े की नाल जो होती है, जूता जो होता है, वो यही शेप होता है ना। तो उसी शेप की हमने ये एक मैग्नेट ले रखी है। ये मैग्नेट है। इस मैग्नेट का जो नॉर्थ सिरा वो नीचे की तरफ को है और साउथ जो है वो ऊपर की तरफ को है। ऐसा होने से ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकला, साउथ पर टर्मिनेट हो गया। नॉर्थ से निकला, साउथ पर टर्मिनेट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड अभी कैसा है, अपवर्ड है। अपवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड था। उसमें आपने क्या किया, एक करंट कैरिंग कंडक्टर ए बी रख दिया। ए बी आपने करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया। अब इसमें यह किया मैंने कि इसके अंदर से करंट पास कराए कुछ इस तरह से, जिस तरह से डायग्राम में दिखा रखी है। अब जब इस तरह से वायर के अंदर करंट होती हुई आएगी तो ये इस तरह से जाएगी निकलती हुई, इस तरह से पहुंच गई ऊपर को वापस से बैटरी के अंदर। तो हुआ ये कि करंट गई इस तरह से। अब जरा एक मिनट, आपने एक चीज पढ़ रखी थी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल,
कि जब मैग्नेटिक फील्ड भी है और आपके पास करंट भी है तो आप फोर्स के डायरेक्शन को बता देते हैं अकॉर्डिंग टू एम्पियर और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड पाम रूल। तो जरा लगाओ क्या यहाँ ये वाली बात लग रही है? तो लेफ्ट हैंड रूल ने क्या कहा था और पाम रूल ने क्या कहा था, दोनों को एक साथ बता दूंगा, एक साथ खत्म हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम है। लेफ्ट हैंड रूल ने ये कहा था कि अपनी जो मिड फिंगर है इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रख दो। तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ ऊपर की तरफ को है, ठीक है, बिल्कुल सही है। राइट हैंड पाम ने ये कहा था कि जो ओपन फिंगर्स हैं ये वाली, इनको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रख दो, रख दिया। दोनों ही केस में मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को है। पाम ने ये कहा था कि थंब को डायरेक्शन ऑफ करंट रखो। अब वायर रखी हुई है इस तरह से, 3D में इस तरह से दिखा रखी है, ये 2D में इस तरह से दिखा रखी है, वरना इस तरह से रखी हुई है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को लग रही है, वायर रखी हुई है इस तरह से रखी हुई है, तो करंट अंदर को जाएगी, ठीक है। तो ये करंट आई। अब जरा इसको भी देख लो, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को, करंट के लिए ये वाली फिंगर मिड फिंगर यूज होती है, तो करंट के लिए जब ये फिंगर यूज हुई तो ये कुछ इस तरह से सिनेरियो बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड सही, करंट भी आ गया। अब देखो दोनों ही फोर्स के डायरेक्शन को बता रहे हैं, इस तरफ फोर्स जो लगेगा वो इस तरफ को रहेगा। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं फोर्स वो इस तरफ को देख रहे हैं, बिल्कुल सही देख रहे हैं। तो ये देखा गया कि इस वायर पर लगने वाली फोर्स जो थी वो कुछ इस तरफ को थी। फिर ये किया गया कि हमने इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रही थी उसकी डायरेक्शन को उल्टा किया। जब डायरेक्शन को उल्टा किया गया तब फोर्स जो थी ऑब्जेक्ट पर इस तरफ को लगी। डायरेक्शन उल्टी करने की वजह से फोर्स की डायरेक्शन भी अपोजिट हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फोर्स की कुछ इस तरह से डायरेक्शंस आ जाती हैं करंट के हिसाब से। तो ये एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि अच्छा फोर्स किस तरफ को लग रहा है। इसके पीछे इसका रीजन चलता है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि करंट कैरिंग कंडक्टर एक फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा। देखो एक्चुअल में होता ये है, आपका साइक्लोट्रॉन निकल चुका है, पिछला टॉपिक साइक्लोट्रॉन था, निकल चुका है, और चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट इन मैग्नेटिक फील्ड वो सब निकल चुके हैं, वरना मैं आपको बताता। होता ये है कि जब आप चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चलाते हो तो वो चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल और एंटी पैरेलल ना हो तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता, जिसकी वजह से वो किसी एक डायरेक्शन में मुड़ना शुरू कर देता। तो क्या यहां पर ऐसा कुछ है क्या? तो मैं कहूंगा कि इस कंडक्टर को उठाओ और बड़ा करके बना दो। बना दिया बड़ा करके। अब मैं ये कहूंगा कि इसके अंदर करंट किधर को जा रही है? इधर को। तो करंट जो होती है वो इलेक्ट्रॉनों के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर बहुत छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन वो किधर को जा रहे होंगे? वो इस तरफ को आ रहे होंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे लग रही है? मैग्नेटिक फील्ड लग रही है ऊपर की तरफ को, ये मैग्नेटिक फील्ड लग रही है। इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ को आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? एक अपने आप में, इलेक्ट्रॉन अपने आप में एक चार्ज पार्टिकल है। और पता है ना, जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, या फिर एक फोर्स लगना शुरू हो जाता है जिसकी वैल्यू है F=QVB sin थीटा। ये चार्ज पार्टिकल पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू है। तो इन इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स लगना शुरू हो जाता है। ये फोर्स ही आपको कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस कराता कि या तो वायर लेफ्ट को मुड़ता या फिर राइट को मुड़ता। समझ में आ गया आपको? मैंने कोज भी बता दिया और ये एक्सपेरिमेंट भी करके दिखा दिया कि अगर वायर के अंदर से नॉर्मल करंट पास कराओगे तो फोर्स इस तरफ को लगेगी अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और अगर आप करंट के डायरेक्शन को उल्टा करते हैं तो फोर्स की डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाती है। रीजन क्या था? रीजन ये था कि चार्ज पार्टिकल को जब जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराओगे, क्योंकि करंट चल रही है तो इसका मतलब चार्ज पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है अंदर। जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर एक फोर्स लगानी शुरू कर देता। वो फोर्स का ही ओवरऑल इफेक्ट आपको ये दिख रहा था। ठीक है, आई होप ये बेसिक बात क्लियर हो गई होगी। अब इसका आता है एक्सप्रेशन, मतलब डेरिवेशन। ये पहला टॉपिक क्लियर हो गया। दूसरा आता है कि इसका आप डेरिवेशन करके दिखाओ। तो हम इसका डेरिवेशन कर लेते हैं। हालांकि ये मुझे लगता नहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो आपके लिए, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये भी डेरिवेशन। तो दूसरा टॉपिक आज का क्या है? फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड।
मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर है, उस पर लगने वाली फोर्स को आप देखोगे। आपको पता है चार्ज पार्टिकल पर, अगर चार्ज पार्टिकल का चार्ज Q है, चार्ज पार्टिकल का चार्ज Q है, तो उस पर लगने वाली फोर्स जो होती है QVB साइन थीटा होती है। तो आपको अच्छे से पता, ठीक है। तो इसके लिए एक डेरिवेशन ले ले, डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए एक पहला फोटो ले लेते हैं ताकि आपको हर चीज़ बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे जाए। तो ये मेरे पास एक फ़ोटो है और इसके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। थोड़ा छोटा कर देता हूँ, चलो छोटा नहीं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं इतना बड़ा। इसमें हर चीज़ आपको क्लियर दिखाई दे जाएगी और ये बुक में जैसे दे रखा है बिल्कुल वैसा ही है, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बहुत टफ लगे, बिल्कुल ईजी है। आपके पास PQ जो है एक कंडक्टर है, ये PQ एक कंडक्टर है। आपने इसको एक लेंथ एलिमेंट अगर माना तो लेंथ एलिमेंट की जो अपनी डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से होगी। अगर इसके अंदर करंट कुछ इस तरह से जारी होगी तो जो करंट एलिमेंट निकल कर आएगा वो आइडियल वेक्टर निकल कर आएगा। क्या कहा मैंने? करंट एलिमेंट जो है वो आइडियल वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में निकल कर आएगा। लेट अस सपोज कि जो सरफेस एरिया है इसका वो A है। अब ये सरफेस एरिया किसका है? ये वायर का है। लेट अस सपोज कि आपके पास वायर ये है, तो जो ऊपर की टुप्पली दिखाई दे रही है ये सरफेस एरिया है, ऐसे नीचे की साइड में भी होगा। तो ये सरफेस एरिया A है। यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इस पर्टिकुलर डायग्राम में जो कुछ भी आपको दिखा रखा है सब इम्पोर्टेंट है, एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो फालतू लिखी हुई हो, सब यूज़ होगी। तो यहाँ पर ये भी यूज़ होगा कि सरफेस एरिया A है, यहाँ पर ये भी यूज़ होगा कि PQ हमारे पास वायर है, यहाँ पर ये भी यूज़ होगा कि इसके अंदर जो करंट एलिमेंट है वो IDL है, यहाँ पर ये I है और ये L है। DL ना कह करके लेट अस सपोज कि इसकी लेंथ L है, देखो L लेंथ है, लेंथ को भी यहाँ पर इंडिकेट कर दिया। अगर इसकी लेंथ L है तो जो इसके अंदर करंट एलिमेंट होगा वो IL होगा। आपने इसको इस तरह से रखा है, इस तरह से रखा कि करंट जो है वो Y एक्सिस की तरफ को जा रही है और ये आ गई आपके सामने Z एक्सिस, यहाँ Z पूरा बना देते हैं, और ये है X एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर ये तीनों डायरेक्शन क्यों दिखाई गई हैं X, Y और Z? क्योंकि आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड किसी और डायरेक्शन में होती है, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल किसी और डायरेक्शन में होता है, और उस चार्ज पार्टिकल पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन अलग होती है। तो इसलिए आपको 3D में दिखाना बहुत जरूरी होता है। तो ये आपने जो करंट एलिमेंट ले रखा है इसको आपने 3D में इसलिए ही दिखाया। इस करंट एलिमेंट का जो मिड पॉइंट है वो ओरिजिन पर है, ये ओरिजिन पर है। ठीक है, इसका मिड पॉइंट ओरिजिन पर है और आपने ये दिखा रखा है इसके अंदर कि जो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल कर जा रहे हैं वो करंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का जो मूवमेंट होता है वो करंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता। एज कन्वेंशन हमने ये ले रखा है कि करंट जो है वो इस तरफ को जाती है। तो ये आपके सामने जो आ गई ये किसकी डायरेक्शन आ गई? ये आ गई मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का जो मूवमेंट होता है उसी को ही आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हो। ये वाली बात आपको क्लियर पता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो लेट अस सपोज कि ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ड्रिफ्ट कर रहा होगा। अब ड्रिफ्ट क्यों करेगा? ड्रिफ्ट इसलिए करेगा क्योंकि इसके सिरे पर जैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे, मतलब करंट पास कराना चाहोगे, तो जैसे करंट पास होगी तो करंट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट, बस अपोजिट डायरेक्शन आती है उसकी, इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट है। जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो उनकी अपनी कुछ वेलोसिटी है ना, चैप्टर नंबर 3 उठाओ करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें जाकर आपको मिल जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है और ये इलेक्ट्रॉनों के पास कैसा आती है, सब कुछ मिल जाएगा। फुल डिटेल वहां पढ़ोगे, यहाँ तो आप एडवांस में हो चुके हो भाई, वो तो सब कुछ पढ़ने के बाद आपको बेसिक नॉलेज सब पता है ना, तभी तो आप इतना एडवांस पढ़ रहे हो। तो इलेक्ट्रॉन जो है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करेंगे। और मैंने वहां पर दोनों चीजें बता रखा है कि कन्वेंशनल करंट किसको बोलते हैं और जो हम करंट लेते हैं इसको कौन सी करंट बोलते हैं, तो वहां सब कुछ बता रखा। तो करंट की जो डायरेक्शन होती है वो जस्ट अपोजिट होगी किसके? बताओ जल्दी से फटाफट। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर को होगा? इधर को। लेकिन करंट आप किधर को लेते हो? इधर को। करंट हम ऐसे लेते हैं जैसे कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास इस लेंथ एलिमेंट जो था वो L था, जिसकी वजह से जो करंट एलिमेंट बना वो IDL बना। इस करंट एलिमेंट की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से है। ये करंट एलिमेंट की डायरेक्शन है, ध्यान रखें किसकी डायरेक्शन है? करंट एलिमेंट की डायरेक्शन है, जस्ट परपेंडिकुलरली। अभी तक मैंने अगर ध्यान लगाया जाए तो मैंने आपको कुछ खास नहीं बता रखा, बस इसको पहचानना सिखा रहा हूं कि ये आपके पास Y एक्सिस में है, कुछ इस तरह से रख रखा है। आप अपने हिसाब से इसका ओरिएंटेशन चेंज करते हैं, डजेंट मैटर, लेकिन जो चीज़ है वो आप ऐसी रहने देंगे। जैसे कि ये जो है
ये इसका करंट एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट कुछ इस तरह से हो रहा, और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी किधर को होगी, इधर की तरफ को होगी। इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है और वो चार्ज पार्टिकल इधर को ड्रिफ्ट कर रहा है, चल रहा है। यहाँ चलने से मुराद क्यों है, क्यों मैं ड्रिफ्ट का नाम ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जब आप F = QVB sin थीटा पढ़ोगे तो यहाँ चार्ज पार्टिकल का चार्ज भी इंपॉर्टेंट, यहाँ चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी का भी बहुत बड़ा रोल है। तो इसलिए मैं इलेक्ट्रॉनों की ड्रिफ्टिंग जरूर लूंगा। तो ड्रिफ्टिंग आ गई कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में ड्रिफ्टिंग आ चुकी है। अब जैसे कि आपको पता है कि आपने करंट को किस तरफ मूव कराया, इस तरफ, ध्यान दें इस तरफ। तो करंट जा रही है वाई एक्सिस की तरफ को, तो आप अकॉर्डिंग टू राइट हैंड पाम रूल या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, दोनों में से कोई से भी लगा लो, सबसे आसान जो होता है वो पाम रूल होता है। पाम रूल लगाना बड़ा आसान है, आप चाहें तो लेफ्ट हैंड रूल यूज कर सकते हैं, डजेंट मैटर, हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं राइट हैंड पाम के अकॉर्डिंग चलूंगा। तो पाम ने ये कह रखा थंब को जो है आप इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रखो, तो रख दी मैंने, करंट इस तरफ जा रही है। और जो ओपन फिंगर्स हैं इनको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखो, तो मैग्नेटिक फील्ड मैंने ले रखा है ऊपर की तरफ को, तो करंट जा रही है इस तरफ को और मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर को। तो मैग्नेटिक करंट की डायरेक्शन चेंज किए बिना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर दो, तो करंट की डायरेक्शन ये वायर के अंदर बिल्कुल सही है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को, तो फोर्स किधर को लगेगी, इधर को। तो ये एक्सिस कौन सी हो गई, ये वाली एक्सिस हो गई, ये वाली एक्सिस हो गई। तो फोर्स इस तरफ को लग रही है, तो फोर्स दिखा रखी है, देखो क्लियर कट देखें आप, फोर्स दिखा रखी है। तो ये फोर्स किस तरफ को लग रही है, जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखा रखी है, मतलब आपकी तरफ को लग रही है। क्योंकि मैं इस तरह से नहीं दिखा सकता ना, अगर इस तरह से दिखाऊंगा तो आपको यहाँ पॉइंट दिखाई देगा, तो इसने थोड़ा सा घुमा करके दिखाते हैं। तो इस पर्टिकुलर एक्स एक्सिस की तरफ को क्या लग रही होगी, फोर्स। अगर किसी को ये पहचानना नहीं आया तो भाई उससे रूल लगाना नहीं आया, इसका मतलब उससे पिछला वाला लेक्चर क्लियर करना नहीं आया। तो ये सब वहीं से हैं, तो ये आपने सब पहचान लिया। अब अगर मैं बात करूं कि इस पर फोर्स कितनी लग रही होगी, एक इलेक्ट्रॉन पर कितनी फोर्स लग रही होगी, तो मैं डेरिवेशन स्टार्ट हो चुका। अब मैं तारीफ नहीं लिखूंगा, लेट अस सपोज कि PQ इज अ वायर and have a length of small and IL vector is the current element is in y direction and A is the area of cross section of wire PQ and magnetic field is just in the direction of z axis। इस तरह से ये सब चीज़ें आप लिखोगे, जब आपके बोर्ड एग्जाम में चीज़ आएंगी तो आप इनको सजा सजा कर लिखोगे, बताओगे कि ये क्या है। लेकिन मैं इसका टेक्निकल पार्ट कर रहा हूँ, तो मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ फोर्स होना इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाली फोर्स क्या हो जाएगी, इसको स्मॉल f कहो। किसी एक इलेक्ट्रॉन पर देख रहे हो आप, किसी एक इलेक्ट्रॉन पर कितनी फोर्स लगेगी इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इस तरफ को लगाएगा ना, फोर्स तो इस तरफ को लग रही है, ठीक है। तो फोर्स क्या होगी, आपने पढ़ रखा F = QVB sin थीटा, ये पढ़ रखा ना आपने, F = QVB sin थीटा। तो Q मतलब क्या, चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, माइनस का E, तो Q का काम तो माइनस के E ने कर दिया। QV मतलब वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कितनी है, VD। QVB इसको वेक्टर फॉर्म में दिखाऊंगा, तो अभी बाद में दिखाएंगे वेक्टर फॉर्म में। F = QVB मैग्नेटिक फील्ड वाला B, F = QVB sin थीटा। अभी थीटा किस किस के बीच का एंगल है, मोशन ऑफ द पार्टिकल, मोशन ऑफ द पार्टिकल मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का। वेलोसिटी है इस तरफ को, मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर को, एंगल कितना बनना, 90 डिग्री। तो sin 90 की वैल्यू कितनी होती है आपको अच्छे से पता। तो यहाँ पर जो फोर्स निकल कर आया वो आ गया माइनस का E VD B sin 90 की वैल्यू में। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में दिखाओगे तो कुछ इस तरह दिखाओगे, माइनस का E VD क्रॉस B। अगर आपको बताना QV क्रॉस B दिखाते थे आप, लेक्चर देख लें पिछला वाला, आप वेक्टर फॉर्म जो दिखा देते वो ऐसे दिखा देते, F = QV क्रॉस B। तो सब कुछ तो वही है यार, चार्ज को तो आपने रख दिया माइनस का, इलेक्ट्रॉन के बराबर, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो माइनस का ही, बाकी तो सब कुछ वही है, बस V की जगह VD चल रहा है, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी, ठीक है। तो ये फोर्स किस पर आया, आप जरा मुझे बताएं, ये फोर्स किस पर आया, ये फोर्स आया सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पर। तो क्या इतने बड़े करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा, जरा बताएं सोच करके। एक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, अनगिनत इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम इसके बारे में कहेंगे कि भाई बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो लेट्स से स्मॉल n बी द
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम। स्मॉल एन जो है इलेक्ट्रॉन वो पर यूनिट वॉल्यूम में है, मतलब थोड़े से वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो स्मॉल एन है। तो फिर पूरे वॉल्यूम में कितने होंगे, तो पूरे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई। अब ये आपको मैथ सीख के आनी पड़ेगी, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, सिलिंड्रिकल शेप है ये। तो वॉल्यूम जब भी निकाला जाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की जैसे ही लेंथ से मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरा वॉल्यूम आ जाएगा। तो मैं कहूंगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वॉल्यूम V ऑफ द वायर। वायर के V वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो हो जाएंगे पर यूनिट वॉल्यूम के इलेक्ट्रॉनों को मल्टीप्लाई कर दो पूरे वॉल्यूम से, पूरा वॉल्यूम निकालोगे एरिया इनटू लेंथ, तो नल आ गया NaL। याद रहे n जो है वो स्मॉल है। तो ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप उनको कैपिटल N कहोगे। जैसे कि आपने पीछे टोटल नंबर ऑफ टर्न को आपने कैपिटल N कहा था, और पर यूनिट लेंथ में जो टर्न आए थे उसको आपने स्मॉल n कहा था, वैसे ही यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन उनको स्मॉल n कहोगे, और कंप्लीट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन्स उनको कैपिटल N कहोगे। कुछ टफ नहीं है, इजी है। आपने ये देख लिया कि पूरे वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन की फोर्स भी आपको पता है, तो क्या टोटल फोर्स नहीं निकाल सकते आप? आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर उतनी फोर्स लगती है जितनी अभी आपने कैलकुलेट की, तो आपके पास तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो उन पर कितनी फोर्स लगेगी? तो या तो आप एक काम करो कि हर एक इलेक्ट्रॉन की फोर्स निकालो फिर जोड़ते रहो, या आप ये काम कर लो जो मैं करने जा रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं फोर्स ऑन द कंडक्टर, पूरे कंडक्टर की फोर्स, लेट अस सपोज वो कैपिटल F है, तो पूरे कंडक्टर की जो फोर्स होगी वो n टाइम्स मल्टीप्लाई होगी स्मॉल f का। अब स्मॉल f क्या, स्मॉल f है एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाली फोर्स। ऐसे से कितने इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन है, उन सबकी मल्टीप्लाई कर दो, टोटल फोर्स निकल कर आ गई। ये तो छोटे से बच्चे को बताओगे ना कि बेटे अगर 1 रुपए की टॉफी लेकर आओगे तो ये है ना, तो वैसे सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये टफ नहीं है, ईजी है। जरा लगाओ। कुछ लड़कियों को तो ये प्रॉब्लम है कि मैं हर एक क्वेश्चन को ईजी क्यों बोलता हूं। कुछ लड़कियों को ये प्रॉब्लम है, कमेंट आए थे मेरे पास कि आप हर एक क्वेश्चन को इजी क्यों बोलते हैं। इजी आपके लिए, हमारे लिए थोड़ी ना है। आप लोगों के लिए भी उतना ही इजी है जितना मेरे लिए इजी है। एक क्वेश्चन एक बार आपके हाथ में से निकल जाए कि अगली बार में आप लगा नहीं सकती, आप 100% लगा देंगे अगर आपने दिमाग से कर रखा होगा, तो आपके लिए भी इजी है, कुछ टफ नहीं है भाई। ऐसे नहीं है, मैं भी बहुत सारे क्वेश्चंस में अटक जाता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इंसान सीखता है, सीख हम रहे हैं, बस ये है कि हम लोगों को ज़्यादा प्रैक्टिस है। भाई हमने 10-12 साल पहले आपसे 12th कंप्लीट कर लिया, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को तो एक्सपीरियंस होता है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है। एन को आप ऐसे रहने दो, या एन की आप वैल्यू रख दो। एन की वैल्यू कितनी है, कैपिटल एन की वैल्यू है स्मॉल एन, एरिया नल है, नल NaL नल। एफ की वैल्यू कितनी थी, एफ की आपको पता है, एफ की वैल्यू कितनी थी, आपने निकाल लगी थी माइनस का E VD क्रॉस B। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देख लो पीछे मुड़ करके, मुझे तो रटा हुआ। अब आप एक काम कर रहे हो, तो ये सब देखो, इधर भी वेक्टर, तो आपने इधर भी वेक्टर दिखा रखा। ठीक है, एक काम करते हैं, एफ वेक्टर इज इक्वल टू कैपिटल एफ वेक्टर इज इक्वल टू एन ऐसे रहने दो, E पहले ले आओ, और A ऐसे रहने दो, ये L को यहाँ लेके जाओ, तो ये माइनस का L VD वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये ऐसा हो जाएगा। अब जो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा वो थोड़ी सी आपके लिए टेढ़ी खीर हो सकती है, लेकिन इतनी भी टेढ़ी नहीं हो सकती। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बात का, पीछे को आओ। अगर मैं आपसे ये कहूं कि करंट एलिमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में है, बिल्कुल ठीक है, इस डायरेक्शन में करंट एलिमेंट है। अगर मैं ये कहूं कि ठीक है करंट एलिमेंट इस डायरेक्शन है, तो फिर करंट एलिमेंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये तो एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो गए। आप कहोगे कैसे, मैं कहूंगा ऐसे देख लो, इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट इस तरफ को हो रहा है, ड्रिफ्टिंग इस तरफ को आ रही है, और जो करंट एलिमेंट है वो इस डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि
ये भी ध्यान रखो कि जो करंट है वो एक्चुअल में है क्या, करंट जो है वो है क्या, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो है, लेकिन बस डायरेक्शन अलग है। तो ड्रिफ्टिंग जो आ रही है उसको देखो कैसे कहोगे आप। इसको मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ आप ये वाली बात लिख सकते हो, हेयर हेयर आई डी एल ना क्या करके आई एल वेक्टर इज in the direction of current, so that Vd vector and L vector becomes anti-parallel to each other। है ये एंटी पैरेलल, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हो रहा है एंटी पैरेलल का कि मैं इसका मतलब माइनस का ई यहाँ पर, और माइनस के ई नहीं हटा करके इसको हटाओ, इसका मतलब माइनस का एल और वी डी वैक्टर ये मेरे पास अगर मिल जाए, देखो जब एल के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है। माइनस के एल वी डी की जगह मैं ये नहीं कह सकता कि वी डी इंटू एल वैक्टर। ये आपको वेक्टर में सीखने के लिए मिल जाएगा। ये कैसे मिल जाएगा? लेट अस सपोज कि मेरे पास ए बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर का मतलब ये है कि ठीक है कोई एक वेक्टर है, उसके साथ मैंने ए का स्केलर प्रोडक्ट कर रखा, तो मैं इसको ये कह नहीं सकता अगर ये इक्वल है बी वेक्टर, ये ए बी वेक्टर जो है, ए बी वेक्टर जो है ये ए वेक्टर के इक्वल अगर है, ये एंटी पैरेलल है, तो मैं उसको ये भी कह सकता हूँ बी ए वेक्टर। तो माइनस का ए बी वैक्टर इज इक्वल टू होता है बी ए वैक्टर। ये वेक्टर की आप एक प्रॉपर्टी से समझ सकते हैं, कुछ टफ नहीं है ये भी। माइनस के एल बी डी वैक्टर इज इक्वल टू बी डी एल वैक्टर। अब ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि आपको पता है कि देखो यहाँ जो मल्टीप्लीकेशन हो रही है, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, इसके मैग्नीट्यूड की बात करें और इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, तो मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, बस मसला जो है वो डायरेक्शन का है। डायरेक्शन का क्या है, इसके डायरेक्शन जो है वो इस तरफ को है, इसके डायरेक्शन इस तरफ को, तो दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन अलग होने की वजह से आपने माइनस साइन लगा रखा। अगर आप ये वेक्टर हटा करके इसका मैग्नीट्यूड देखोगे तो मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, बी डी एल, बट डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से आपने यहाँ पर माइनस लगा रखा। आप इसको बहुत सारे तरीकों से समझ सकते हो। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, कि मेरे पास जो एफ वेक्टर था, इस एफ वेक्टर में मेरे पास ये एन ई ए है, ये जहां मेरे पास माइनस का एल इंटू वी डी दिखाई दे रहा है, तो मैं इसकी जगह वी डी एल क्रॉस बी नहीं कह सकता, ये कह नहीं सकता मैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। बस यही आपका डेरिवेशन आगे खत्म हो गया। तो ये आपके पास क्या निकल कर आ गया, ये आ गया आपके पास F इज इक्वल टू एफ वेक्टर, कैपिटल F चल रहा है, फोर्स इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। ये क्या हो गया आपके पास, एन ई ए वी डी। अब आपको पता है, आप एक चीज जानते हो, चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपने पढ़ रखा था, जो I होता है वो एन ई ए वी डी के ही बराबर होता है। तो आप इस वैल्यू को पुट करो, इस वैल्यू को आप पुट करो, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, तो आपके पास क्या मिलेगा, एफ वेक्टर इज इक्वल टू, देखो एन ई ए वी डी ये रहा, तो इसकी जगह आपने रख दिया I, और आपके पास एल क्रॉस बी यही रहेगा। ठीक है भाई, तो ये आपका हो चुका है डेरिवेशन समाप्त। बस यही था आपके पास। अब ये फोर्स जो है वो करंट कैरिंग कंडक्टर पर है। इसको जब आप ओपन करते हो तो आप लिखते हो F इज इक्वल टू, स्केलर फॉर्म में जब इसको आप खोलोगे तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू I, ऐसे रहेगा, एल बी क्रॉस प्रोडक्ट है, एल बी क्रॉस प्रोडक्ट तो साइन थीटा जरूर आएगा। जब घुमा कर देखोगे, सही करके देखोगे इसको, तो ये लिखा हुआ है बिल साइन थीटा। यहां पर जो थीटा है वो किस किस के बीच का एंगल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थीटा किस किस के बीच का एंगल है, थीटा ये किस किस के बीच का एंगल है, तो खुद दिमाग लगा सकते हो कि इन दोनों के बीच का एंगल है, एल के और बी के। अब एल क्या है, ये एल वेक्टर है क्या, ये भाई करंट एलिमेंट वाला वेक्टर है ना। अब जो करंट की डायरेक्शन है वो यही है, तो इसका मतलब जो थीटा है एंगल बना हुआ, ये करंट का और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के एंगल। तो आप यहां लिख सकते हैं हेयर
गाइस ये रुक गई थी, बता देता हूँ कहाँ से रुकी थी। तो यहाँ पर जो थीटा है वो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है, तो हम लिखेंगे हेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि ये फोर्स जो न्यूटन में है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब हो सकती है और मिनिमम वैल्यू कब हो सकती है। तो मैं ये कहूँगा मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, फोर्स की मिनिमम वैल्यू, आपके पास फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा। ये वैल्यू मिनिमम तब होगी जब साइन थीटा की वैल्यू मिनिमम होगी, क्योंकि जो चीज़ वैरी कर सकती है तो उस चीज़ को ही उठाते हैं। हमें पता है ये साइन थीटा की वैल्यू वेरिएबल है, तो इस चीज़ को ही उठाएंगे। तो हम कहेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स के लिए फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ साइन थीटा मस्ट बी मिनिमम, साइन थीटा भी मिनिमम होना चाहिए। अब मुझे बताओ साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0। अब ये किस एंगल पर होती है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर होती है, 180 डिग्री पर होती है, 360 डिग्री पर होती है। तो इन एंगल्स पर जो साइन की वैल्यू है वो 0 निकल कर आती है। थीटा का मतलब ये है कि पैरेलल, थीटा का मतलब क्या है, जीरो का मतलब ये है इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इट मीन्स करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रही है। करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करने का मतलब ये भी हुआ कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो आप यहाँ ये कह सकते हो इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, करंट कैरिंग कंडक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या बात समझे आप मेरी? जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है। आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट के तरीके से। मैं ये कह रहा हूँ कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ को लगा हुआ। अब जब करंट इसके अंदर इस तरफ को जा रही है, इस तरफ को, तो आप करंट को भूल जाओ, आप चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट देखो। चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे पीछे की तरफ को। तो इलेक्ट्रॉन जो है जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएं या मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, बट ये है कि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल और एंटी पैरेलल मूव कर रहे हैं, तब उन पर किसी तरह कोई फोर्स नहीं लगता है। ये मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर्स में बता रखा था कि अगर चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो या मैग्नेटिक फील्ड के है ना एंटी पैरेलल हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, तब उन पर कोई फोर्स नहीं लगता। तो आप यही तो देख रहे हो, करंट कैरिंग कंडक्टर को आपने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रख दिया, तो भले ही करंट को आपको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर मिल रही है, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट आए चार्ज पार्टिकल का या सेम डायरेक्शन में आए, उस पर किसी तरह कोई फोर्स एक्ट नहीं करता। उस तरीके से भी समझ सकते हैं, वरना सीधा और सिंपल तरीका है कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो। अगर आप दिमाग नहीं लगाना चाह रहे या फिर आप दिमाग लगा नहीं पा रहे हैं, तो आप सीधी सी बात कह दो थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, बाकी छोड़ दो हमारे ऊपर। कि थीटा 0 डिग्री होगा तो इसका मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, और थीटा 180 डिग्री होगा तो इसका मतलब ये है जो करंट है वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है मैग्नेटिक फील्ड के, मतलब एंटी पैरेलल हो गया। ठीक है, ये सब बातें आप जान सकते हैं नॉर्मली। इसको अगर डायग्राम के हिसाब से अगर बनाना चाहूँगा तो मैं कुछ इस तरह से बना कर दिखाऊंगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ये होने के साथ साथ उसमें आपने करंट कैरिंग कंडक्टर कुछ इस तरह से रख दिया और ऐसा करंट जा रही है, तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा। ये पैरेलल वाला केस हो गया, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री वाला हो गया, इस पर किसी तरह कोई फोर्स नहीं लगेगा। अब दूसरा आता है फॉर मैक्सिमम फोर्स। फॉर मैक्सिमम फोर्स, अगर मैक्सिमम फोर्स लगवानी हो तब क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम फोर्स लगवाने के लिए मुझे साइन थीटा की फिर मैक्सिमम वैल्यू से मतलब होगा। तो आपको पता है फॉर मैक्सिमम फोर्स
साइन थीटा मस्ट बी मैक्सिमम। अब साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। अब ये किस एंगल पर होती है? तो वो थीटा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल बना रही होगी तब मैक्सिमम उस पर फोर्स एक्ट कर रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको डायग्राम के हिसाब से कैसे दिखाएंगे? डायग्रामेट्रिकली। तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो डायग्राम के हिसाब से करंट कैसे जा रही होगी? जस्ट परपेंडिकुलर। तो ये आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट कैसे जा रही है? परपेंडिकुलर। तो देखो करंट ऊपर को गई और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो बन रहा ना 90 डिग्री का एंगल। आप लेंथ एलिमेंट के हिसाब से भी देख सकते हैं, करंट एलिमेंट के हिसाब से भी देख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो इस कंडीशन में मैक्सिमम फोर्स लग रहा होगा, इस कंडीशन में मैक्सिमम फोर्स लग रहा होगा। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, F इज इक्वल टू बिल, साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगा तो ये F मैक्स हो गया जिसकी वैल्यू है बिल। ठीक है भाई, क्योंकि साइन थीटा तो 90 डिग्री होने की वजह से साइन थीटा की वैल्यू 1 हो गई। तो आपके पास जो बचेगा मैक्सिमम फोर्स वो कितना बचा? बिल। ओरिएंटेशन कुछ इस तरह का, मिनिमम फोर्स के ओरिएंटेशन का कारण आपको पता लग गया और ये ओरिएंटेशन है। आई होप आपने डेरिवेशन अच्छे से समझ लिया होगा। अगर अब भी किसी को डाउट रहता है तो डिस्क्रिप्शन में टैली, इंस्टा, फेसबुक का लिंक दे रखा है, जा करके फॉलो करें और अपने क्वेरीज, डाउट डिस्कस कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा लेक्चर सिर्फ आपको नॉलेज दिलाने के लिए था, हौसला दिलाने के लिए था और आपको तैयार करने के लिए था कि आप न्यूमेरिकल एबिलिटी को अपनी स्ट्रॉन्ग करो। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ही था, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कह नहीं सकते, अगर एग्जामिनर का दिमाग खिसक गया तो हो सकता भाई डाल दे ये भी। थैंक यू।